आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक बैकग्राउंड पहले बता देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली यूज होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक्चुअली क्या होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, मान लीजिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि टोटल 5 तल्ला का एक मकान बनाना है और मैंने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन करना। तो ईयर एंड मेरा 31 मार्च आता है, तो उस समय मेरा सिर्फ 2 ही तल्ला कंप्लीट हुआ, सेकेंड फ्लोर तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी बाकी का 3 तल्ला और भी बाकी है, तो ये बाकी 3 तल्ला तो नेक्स्ट ईयर में बनाना पड़ेगा। अब ये टोटल मान लेते हैं कि टोटल 5 तल्ला बिल्डिंग बनाने में मेरे को कम से कम 3 साल लग गया। कॉन्ट्रैक्टी जो है, जिसने मेरे को काम सौंपा था, वो मेरे को टाइम टू टाइम पेमेंट करता गया। तो हमारे लिए ये असर्टेन करना रहता है कि क्या हम लोग पूरे 3 साल के बाद वो प्रॉफिट को लेंगे या फिर हर साल जितना काम हुआ है उतना ही प्रॉफिट के हिसाब से मान लेंगे, कुछ एक पोर्शन उतना ही हम लोग प्रॉफिट में लेंगे। तो ये कौन सा करना है, उसके लिए हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हर साल जितना तक काम हुआ है उतना तक का प्रॉफिट एक्टिविटीज निकालेंगे कि कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, और उस हिसाब से वो हम लोग अपना प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे दो पार्टी का नाम जानेंगे। एक होगा कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए वो मैं हूं, और एक है कॉन्ट्रैक्टी जो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है। ठीक है। अभी क्या हुआ कि हमने 2 तल्ला का मकान अगर कंप्लीट कर दिया, और मान लेते हैं ये फर्स्ट फ्लोर मैंने कंप्लीट किया, ये सेकेंड फ्लोर मैंने कंप्लीट किया, और थर्ड फ्लोर का थोड़ा सा पार्ट मैंने काम किया है, अभी भी ये काम करना बाकी है, इतना पोर्शन काम करना बाकी है। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं आपको सर्टिफाई करता हूं कि आपने 2 तल्ला तक ही कंप्लीट किया, 3 तल्ला का अभी आपका ये वाला पोर्शन खाली हुआ है, तो इसे मैं अभी कंसीडर नहीं करूंगा। अगले साल आप पूरा काम कीजिए, तो अगले साल मैं आपको उसको भी कंसीडर कर लेता हूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा एट द ईयर एंड, करंट ईयर एंड में। तो कॉन्ट्रैक्टर वो मान जाता है। तो यहां पे मैं कुछ टर्म के बारे में बताऊंगा जो कि इससे रिलेटेड होगा। उन्होंने बोला कि फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर का काम कंप्लीट मैं मानता हूं, तो उसे हम लोग कहेंगे वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड, WC शॉर्ट में मैं बताता हूं। और ये जो थर्ड फ्लोर का थोड़ा सा काम मैंने किया, लेकिन उन्होंने अभी तक सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, उन्होंने बोला काम कंप्लीट कीजिए, आगे जाकर मैं सर्टिफिकेट जरूर इशू कर दूंगा, तो उसे कहते हैं हम लोग वर्क अनसर्टिफाइड। मतलब वर्क डन बट नॉट येट सर्टिफाइड। ठीक है। अच्छा, यहां पे हम लोग एक नया टर्म जानेंगे, रिटेंशन। रिटेंशन मनी, ये क्या होता है, ये जो वर्क सर्टिफाइड हुआ था, कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को 2 तल्ले तक का अगर वो सर्टिफिकेट इशू किया है, तो 2 तल्ला तक वो पूरा पैसा नहीं देगा, कभी नहीं देता है। क्यों? उसे मालूम है कि अगर मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर कल से आना बंद कर दे या काम मेरा अधूरा करके चला जाए, तब क्या होगा। तो इसीलिए जितना भी वर्क सर्टिफाइड होता है उसका 10%,
या 20% वो रिटेन करके रखता है। वो बोलता है पैसा मैं आपका मारूंगा नहीं, आपका सर्टिफिकेट मिला 2 तल्ला तक का, मान लो 10 लाख रुपया होता है, मैं लाख रुपया अभी रख लेता हूं आपका, 9 लाख रुपया मैं आपको पेमेंट करता हूं। तो कैश रिसीव्ड हो गया, इसका मतलब 90%, अगर 10% के हिसाब से देखें, या फिर 80% अगर 20% के हिसाब से देखें। तो कभी कभी ये हमारा काम आने वाला है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को प्रॉब्लम में बता देता है कि भैया आपका कैश रिसीव्ड 3,60,000 है। प्रॉब्लम में, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम में ये दे देता है कि कैश रिसीव्ड आपका 3,60,000 है और रिटेंशन जो है वो 10% है। तो आपको वर्क सर्टिफाइड का जरूरत हमेशा पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। तो वर्क सर्टिफाइड आप कैसे निकालेंगे? सिंपल, अगर 10% रिटेंशन है, वर्क सर्टिफाइड अगर हमारा 100 है, रिटेंशन अगर हमारा 10 है, रिटेंशन अगर हमारा 10 है, इसका मतलब कैश रिसीव्ड हमारा 90 होगा। तो ये जो कैश रिसीव्ड है ये हमारा, तो वर्क सर्टिफाइड WC इज इक्वल टू कैश रिसीव्ड जो दिख रहा है 3,60,000, मतलब ये 90 है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब करीबन 4 लाख रुपया। तो ऐसे ही हम लोग को कभी कभी निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड बताया जो कि आगे काम आने वाला है। अब हम लोग शुरू करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट कैसा होता है। पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट नंबर XYZ, कुछ भी एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर होगा, कॉन्ट्रैक्ट नंबर XYZ अकाउंट। और बिल्कुल जैसा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या खर्चा आता है वो देखेंगे। जैसे टू मटेरियल्स, टू वेजेस, टू ओवरहेड, टू प्लांट इशूड। प्लांट कभी नॉमिनल अकाउंट में आता तो है नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि प्लांट का डिप्रिसिएशन हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, वो मैं बता रहा हूं। टू प्लांट इशूड बाय मटेरियल, मान लेते हैं स्टोर से आया था, स्टोर में रिटर्न कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मटेरियल काम नहीं लगा, बाय मटेरियल्स रिटर्न्ड टू स्टोर्स। ठीक है। अच्छा, कुछ मटेरियल्स मान लेते हैं साइट से चोरी हो गया और उसका कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो क्या करेंगे? बाय इंश्योरेंस क्लेम, मिला या एडमिट हुआ जो भी है,
इंश्योरेंस क्लेम अगर एडमिट होता है तो बाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल उतना ले लेंगे कि इतना मेरा इंश्योरेंस क्लेम आने वाला है, और बाकी का टीएल नेट लॉस ऑफ मटेरियल स्टोलन। ये मैंने स्टोलन के ऊपर बताया, ये कोई किसी भी नेचर का एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। अच्छा, प्लांट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। मैंने जितना प्लांट इशू किया, हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर प्लांट सीडी कुछ रहेगा। तो ये अगर मान लेते हैं 100 रुपया का प्लांट था और लास्ट में 90 रुपया का प्लांट सीडी है, तो नेट इफेक्ट डिप्रिसिएशन 10 रुपया का है, जो कि हम लोग जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट में डिप्रिसिएशन ही कंसीडर किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता। मतलब प्लांट तो कभी भी एसेट यहां पे नहीं आएगा, लेकिन वो डिप्रिसिएशन का इंपैक्ट डालने के लिए ये किया हुआ है। अगर हम लोग चाहते हैं तो टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट भी 10 रुपया यहां पे लिख सकते हैं, इन दोनों को हटाकर, कोई दिक्कत नहीं है। बाय मटेरियल्स सीडी, कुछ मटेरियल्स भी रह सकता है, क्लोजिंग में रहेगा ही, नेचुरल है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ओवरहेड किसी भी तरह का खर्चा मैंने प्रीपेड कर दिया, मतलब कुछ एडवांस में दे दिया, तो उसमें आपको करना है बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस सीडी। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट में क्या करते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं, अगर वो प्रीपेड है तो लेस प्रीपेड करते हैं, बस उसको यहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस सीडी करना है। अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो ऐड करते हैं, तो वहां पे यहां पे मान लेते हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो लिखेंगे एक्रूड वेजेस सीडी। इसी तरह हम लोग ये पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट से हम लोग को ये पता चल रहा है कि यहां पे सारा खर्चा मैंने लिखा और यहां पे उसका रेसिडुअल जो भी आ रहा है वो मैंने लिखा, तो यहां पे अल्टीमेट नेट कॉस्ट आने वाला है, तो इसे हम लोग कहेंगे बाय कॉस्ट सीडी। अब उसी को यहां पे टू कॉस्ट बीडी लिखेंगे। यहां पे आएंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस सीडी। इसके अंदर में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, ये दोनों अमाउंट को यहां पे लिखेंगे और फिर से इसको क्लोज करेंगे। तो यहां पे जो फिगर आएगा इसे कहेंगे हम लोग टू नोशनल प्रॉफिट सीडी। फिर यहां पे आएंगे बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी। अब ये नोशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कुछ हिस्सा वर्क इन प्रोग्रेस सीडी अंडर प्रोविजन में जाएगा। अब नेचुरली ये सवाल आता है कि यहां तक तो समझ में आया, नोशनल प्रॉफिट आ गया, अब कितना हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कितना हिस्सा वर्क इन प्रोग्रेस सीडी में प्रोविजन में जाएगा, यह जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज काम करता है, आखिर कॉन्ट्रैक्टर कितना प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट कंसीडर करेगा। क्योंकि प्रॉफिट एक बार कंसीडर हो जाता है तो पैसा उसका हो जाता है, तो वो ड्रॉ कर सकता है, दूसरे काम में लगा सकता है। लेकिन अगर बाय चांस कॉन्ट्रैक्ट में काम पड़ जाए पैसों का, तब वो क्या करेगा। उसीलिए ये प्रोविजन का कंसेप्ट आता है कि भैया कुछ हद तक प्रोविजन में रखो और बाकी का आप प्रॉफिट कंसीडर करो। तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और कितना प्रोविजन में जाएगा, इसके लिए अब मैं आपको अलग से फॉर्मूला बताता हूं। तो अब हम लोग जानेंगे हाउ मच अमाउंट shall be transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके लिए क्या करना है, इफ वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस into 100 is up to 25%, then no profit will be transferred to PL account. That is, the whole amount of notional profit will be treated as provision. तो ये एक नंबर कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है, इफ वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 is above 25% but below 50%, then नोशनल प्रॉफिट, जिसे हम शॉर्ट में एनपी बोल रहे हैं, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड by work certified is to be transferred to PL अकाउंट और बाकी का प्रोविजन में चला जाएगा। और थर्ड है, इफ वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 इज 50% or above, then notional profit into 2/3 into cash received by work certified will be transferred
टू पीएल अकाउंट और रिमेनिंग अमाउंट प्रोविजन में चला जाएगा।